हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं अपनी ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस की करंट अफेयर मैगजीन ऑफ इकोनॉमिक्स को। तो यहाँ हम लोग 7th हेड कंप्लीट कर चुके थे। द नेक्स्ट हेड इट इज़ योर 8th हेड, दैट इज़ एनर्जी सेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखिए शुरू के दो टॉपिक हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट और सेकेंड आपका जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन प्लान इन इंडिया। ये दोनों टॉपिक समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड समझाऊंगी। हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे एंड देन वी विल कवर दिस पर्टिकुलर टू टॉपिक्स। थोड़ा सा हमें देखिए इसमें साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो मैं वो समझा देती हूँ, आपके बेसिक भी कवर हो जाएंगे और उसके बाद आप वो टॉपिक देखेंगे तो दैट विल बी थोड़ा सा ईजी रहेंगे हमारे लिए। तो हमारे पास जो एक टर्म है, यहाँ पर हमें एक टर्म देखने, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। देखिए साइंस साइड के स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इवन मैं भी साइंस से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट साइंस साइड के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा कंसेप्ट क्या होता है। बट बाकी स्टूडेंट देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल सा यहाँ पे मतलब होता है, इट इज़ अ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन आता है ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये क्या होते हैं, ये आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड होते हैं। ये क्या है? हमारे केमिकल कंपाउंड। अब साधारण सी भाषा में समझते हैं। देखिए केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट करंट पास करके उसको छोटे छोटे पार्ट में, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हो बाय डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या? जो बैटरी से आप इन्फ्यूज़ कर रहे हो, जैसे कि NaCl है, राइट। NaCl है, आप इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, व्हेन यू विल पास द इलेक्ट्रिसिटी, तो इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। वो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आप डायरेक्ट करंट पास करके उसको क्या कर रहे हो? डिकम्पोज कर रहे हो। ये कंसेप्ट कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा भी होगा, देखिए एक्सपेरिमेंट आपसे कराता है, यहाँ पे एनोड कैथोड रखा होता है, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। वो साइंटिफिकली डिटेल में हमें नहीं समझना है, स्टैटिक साइंस में आप लोग पढ़ोगे। तो ये प्रोसेस हमने जान लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसके बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह की बात होती है ना, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ये सब होते क्या हैं? व्हाट आर दीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन? तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव 2H2O, हमारे पास यहाँ 2H2O है। आप एनर्जी जब इसमें पास करेंगे, व्हेन यू विल पास द एनर्जी, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन 2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई यहाँ पे और ये हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। तो हमने वाटर को क्या करा है, वाटर में H2O इज वाटर, एनर्जी लगा के ब्रेक डाउन कर दिया। डन। अब ये जो आप एनर्जी लगा रहे हो, ये एनर्जी जो आप लगा रहे हो ब्रेक डाउन करने के लिए जिससे कि हाइड्रोजन रिलीज हो, तो अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से लग रही है, अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में लगाई गई है और फिर उससे हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन हुआ है, तो वो जो हाइड्रोजन होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। और हमें इसी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है, राइट। क्लीन फ्यूल है, कार्बन एमिशन कम होगा, तो इसीलिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, यूजिंग ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपने ये जो एनर्जी यूज़ करी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उससे जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। बाकी भी देख लेते हैं। अगर आप वो एनर्जी जो यूज़ कर रहे हो वो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, तो उससे जो हाइड्रोजन रिलीज होगी वो या तो पिंक, पर्पल या रेड हाइड्रोजन कहलाएगी। फैक्चुअल भी पूछ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी पिंक, पर्पल या रेड। अब आप इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके अपने पास लिख लीजिए अगर ये कंसेप्ट आपके लिए नया है तो, राइट। पता है तो वेल एंड गुड, तो सिर्फ सुन के आगे बढ़ेंगे। अगर आप यूज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी तो वो कहलाएगी येलो हाइड्रोजन, राइट। इफ़ वी आर यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर द ब्रेक डाउन, अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ब्रेक डाउन के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? तो वो येलो हाइड्रोजन कहलाएगी। डन। ये कुछ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हुई। अब एक और प्रोसेस देखते हैं ताकि हम अदर हाइड्रोजन भी कवर कर सकें। अच्छा, एक दो चीज़ें आप और देख लेंगे कि वो गोल्ड हाइड्रोजन कहलाएगी कब? जब आप फर्मेंटिंग माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। व्हेन वी आर यूजिंग फर्मेंटिंग माइक्रोब्स, जो कि डिप्लीटिंग ऑयल वेल्स में मिलते हैं, जो पुराने ऑयल वेल होते हैं ना, फाउंड इन डिप्लीटिंग ऑयल वेल्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गोल्ड आपका। ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो ये मिलता है बाय यूजिंग
बाय यूजिंग ईदर ब्लैक और ब्राउन कोल। जैसे लिग्नाइट होता है तो आप ब्लैक या ब्राउन कोल यूज कर रहे हो तो जो हाइड्रोजन है तो वो ब्लैक या ब्राउन कहलाएगी। देन वी हैव टर्कोस। तो यहां पे एक प्रोसेस होता है दैट इज मीथेन पायरोलिसिस, राइट। तो आप जब मीथेन पायरोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन और सॉलिड कार्बन रिलीज होता है, तो वो आपका यहाँ पे आपका टर्कोइज आपका हाइड्रोजन कहलाता है। डन। और ये जो ब्लैक और ब्राउन की बात होती है जनरली हम कहते हैं गैसिफिकेशन। ये जो इधर ब्लैक और ब्राउन कोल है तो इसके प्रोसेस को गैसिफिकेशन भी बोला जाता है, जब आप गैसिफिकेशन यूज करके प्रोड्यूस कर रहे हो। डन। फिर वाइट हाइड्रोजन होती है जो क्लीन होती है, ये जनरली आपकी नेचुरली मिलती है आपको, जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो ग्राउंड सरफेस से, जो आप क्या कर रहे हो ग्राउंड सरफेस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्लियर। सो दीज आर सर्टेन मोर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा आप देखिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। डन। तो अब सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखा, फिर हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बताऊंगी, फिर हम 2 टॉपिक देखेंगे और इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगली वीडियो में फिर हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो यहाँ पे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग में वी हैव CH4 प्लस H2O। CH4 प्लस H2O ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है आपका? वाटर। जब आपने यहाँ पे इसको रिलीज करा, इसको आपने यहाँ पे रिलीज हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2, ये आपका था मीथेन, सॉरी दिस वाज मीथेन, ये हो गया वाटर, रिएक्ट करा, ये बना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज हुआ। जब आप इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर रिएक्ट कराएंगे विद वाटर, मीथेन प्लस वाटर ये रिलीज हुआ, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिलीज होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। क्या रिलीज होगा? देखिए मीथेन एंड हाइड्रोजन, ये स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस है। मीथेन को अपने वाटर से रिएक्ट कराया, कार्बन मोनोऑक्साइड आया, H2 आया। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगेन हमने वाटर के साथ जब हमने रिएक्ट करा तो आया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन आ गया। तो अगर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये 2 चीजें आ रही हैं। इस CO2 को अगर आप कैप्चर कर लोगे, अगर आप इस CO2 को कैप्चर कर लेते हो तो जो हाइड्रोजन निकलेगा उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। बट अगर आप उस CO2 को कैप्चर नहीं कर रहे हो, CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो, एंड यू नो दैट CO2 इज नॉट गुड, वो नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट है, और आप उसको एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हो? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो, तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगा? इन दैट केस वो हो जाएगा आपका ग्रे हाइड्रोजन। बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंस था ये ग्रे एंड ब्लू, क्योंकि ये हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के थ्रू देख रहे हैं। बाकी हमने जनरल देखे थे कि आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हो या सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो। सोलर यूज कर रहे हो तो येलो, न्यूक्लियर यूज कर रहे हो तो पिंक, पर्पल या रेड, रिन्यूएबल यूज कर रहे हो तो ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। अगर आप फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज कर रहे हो तो गोल्ड, गैसिफिकेशन यूज कर रहे हो जिसमें ब्लैक या ब्राउन कोल यूज कर रहे हो दैट इज ब्राउन एंड ब्लैक, मीथेन पायरोलिसिस प्रोसेस यूज कर रहे हो तो टर्कोइज, राइट। ग्राउंड वाटर सरफेस से निकाल रहे हो जो कि नेचुरली ऑकरिंग होती है तो आपका जो हो गया वो हो गया व्हाइट हाइड्रोजन। और अगर स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग यूज कर रहे हो तो वी हैव ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन। डन। चलिए अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर मैं बात करूं तो 2021 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे पीएम ने इसे इंट्रोड्यूस करा था। नाम से आपको समझ में आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पता चल गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो रही है तो ये क्लीन फ्यूल है, हमें इसके प्रोडक्शन पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ताकि ये प्रोड्यूस हो तो यूज़ में भी ज़्यादा आए और जो कार्बन एमिशन है वो हम कम कर पाएँ। सारी कंट्री का इस समय पे क्लाइमेट चेंज देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्बन एमिशन मेजर रीज़न है। तो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, अलग अलग एनवायरमेंट प्रोटोकॉल्स, आप एनवायरमेंट पढ़ते हो, एनवायरमेंट में आपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स कन्वेंशंस देखे हैं, वहाँ पे आप देखते हो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि कार्बन एमिशन को हमें कम करना है और रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ाना है। तो ये ग्रेट स्टेप है उसके टुवर्ड्स अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस। आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, एनर्जी सेक्टर को डीकार्बनाइज करना है कि कार्बन का इस्तेमाल हम लोग कम से कम करें, तो डीकार्बनाइजेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर ये करना है, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है।
तो ये हमने 2-3 अलग अलग टॉपिक देख लिए। अब देखते हैं यहाँ एग्जैक्टली बात क्या की गई है। देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइट की बात की गई है। बजट ग्रांट किया गया है 17,490 करोड़ का। किस चीज़ के लिए? स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ग्रीन हाइड्रोजन की ही बात हो रही है। ये जो ट्रांजिशन है, ये साइड प्रोग्राम है, ये पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, वाई दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आ गया। साइट की फुल फॉर्म अच्छे से देख लो, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। साइट प्रोग्राम क्या कर रहा है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन के लिए, कि हम खुद यहाँ पे अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रिएट करेंगे। एग्जीक्यूटेड विद मोड 2B, मतलब हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फॉर द साइट स्कीम। प्रोग्राम जो है ये एक तरीके से क्या होगा, डिमांड करेगा और इनवाइट करेगा बिड, मतलब बिडिंग लगाएं लोग, ताकि आप इस तरीके का डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो क्रिएट कर सको, ताकि उससे ग्रीन जो हाइड्रोजन है हम प्रोड्यूस कर सके, और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मतलब रीजनेबल रेट में वो रहना चाहिए। तो बिडिंग आप यहाँ पे करोगे उसके लिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन यहाँ पे है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं साइट के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और गाइडेंस रहेगी सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द साइट। साइट की फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्लान है। यहाँ पे आप जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना है। राइट, इसको को चेयर्ड कौन कर रहा है? यहाँ पे यही मिनिस्ट्री आपकी जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, और आपके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ सेक्रेटरीज यहाँ पे रहेंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के डायरेक्टर और एक्सपर्ट भी यहाँ पे इसकी प्रॉपरली इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे। डन। अगला देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्लान इन इंडिया। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर स्टील एंड सिविल एविएशन के हैं, उन्होंने इनॉग्रेट करा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर। कहाँ पे? जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या है समझ में आ गया। वहाँ पे आप प्रोड्यूस करोगे ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों प्रोड्यूस करोगे? क्लीन फ्यूल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, डीकार्बनाइजेशन की बात करेगा। अलग अलग सेक्टर में यूज़ करके आप इसको अपने डिफरेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंट टारगेट अचीव कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, पिंक, ये आपका टर्कोइज, येलो हाइड्रोजन क्या होता है, ये सारे बताए गए हैं, और ये मैंने डिटेल में आपको बता भी दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है वही इन्होंने बताया हुआ है। हाइड्रोजन जो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वाटर को आपने यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके क्या करा, स्प्लिट कर दिया। तो व्हेन यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। सोलर यूज़ करोगे तो आपका येलो होगा, न्यूक्लियर यूज़ करोगे तो वो पिंक, पर्पल या रेड आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है ये भी हमने देख लिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था इसको ताकि आप क्या करो, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करो ईयरली विद एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 2030 तक, 125 गीगावाट होनी चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इसको लॉन्च किया था। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है वो रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर इक्विपमेंट के साथ लगाया गया है, जिससे कि आप कार्बन एमिशन जो है वो अराउंड 2700 मेट्रिक टन ईयरली कम कर पाओ और 20 सालों में 54,000 CO2 एमिशन को कम कर पाओ। CO2 क्यों हार्मफुल है हम सबको पता है। CO2 इज हार्मफुल, क्लाइमेट चेंज में मेजर रोल रहता है। सो हमें इनके जो प्रोडक्शन है, इनका जो यूजेज है और जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उनमें इनकी जो यूजेज है हमें उसको कम करने पर फोकस करके चलना चाहिए। लोकेशन क्या रही फर्स्ट आपकी प्लांट की? हरियाणा, हिसार हरियाणा में है। जिंदल जो स्टेनलेस स्टील लिमिटेड है वहाँ पे ये जो है कोलैबोरेट करा है उसने हाइजेनको के साथ। सो दिस इज़ अबाउट ग्रीन, हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसमें साइंस से रिलेटेड भी कुछ टर्म दिए गए हैं, राइट। तो वो साइंस वाले टर्म भी हमने कवर कर लिया। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आप लोगों ने साथ के साथ इसके नोट्स भी बना लिए हैं। क्लियर, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी एक बार देख लेते हैं फास्ट में, कुछ काम का है उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पे जो है दी गई हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की अगला टॉपिक बात कर रहा है। ये 3 टॉपिक इसमें देखते हैं, फिर अगले में कंप्लीट करेंगे इस थ्रेड को। इंडियन वाइट इज इन न्यूज़, इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ने इनवाइट करी है, बिडिंग करी है इनवाइट कि उसको कंस्ट्रक्ट करवाना है 2.5 MT ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एट पादर, राइट। उसको क्या करना है, उसको अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज के लिए प्लेस चाहिए। तो उसने बोला है सब लोग जो है वो क्या करेंगे, बिडिंग करेंगे। तो जो ये पादर है ये प्लेस है कर्नाटका में, राइट। पादुर इज अ प्लेस इन कर्नाटका, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में ही है, ये ध्यान रखना है आपका। तो यहाँ पे उसने बोला है कि हमें कमर्शियल क्रूड ऑयल स्टोरेज चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व की बात कहाँ की गई है, पादुर कर्नाटका, राइट। ऑयल स्टोरेज आपको बनाना है अंडरग्राउंड।
अंडरग्राउंड स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी अराउंड 2.5 मिलियन टन होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टेड पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं करोगे। फाइनेंस वगैरह जो रहेगा प्राइवेट पार्टी डिजाइन करेंगी, बिल्ड करेंगी, पैसा लगाएंगी और ऑपरेट करेंगी स्टोरेज को। ऑपरेटर ऑफ पादुर सेकेंड लीज आउट करेगा इस स्टोरेज को किसी ऑयल कंपनी में जिसको भी इसमें स्टोर करना हो, राइट। अब जैसे आप वेयर हाउस देखते हो ना, आपके पास प्रोडक्शन है, सब कुछ है, बट वेयर हाउस नहीं है, तो आपने वेयर हाउस रेंट पे ले लिया, आपने वेयर हाउस रेंट आउट करवा लिया, आपने वेयर हाउस में वहां पे सामान रखा और उनको आप पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लीज आउट करोगे, अगर किसी ऑयल कंपनी को ऑयल स्टोर करना है तो आप उनको ये लीज पे दे दोगे और एक फी उनसे चार्ज कर लोगे लीज की जो भी है। द कंपनी स्टोरिंग ऑयल कैन सेल इट टू डोमेस्टिक, मतलब अब वो कंपनी की स्टोरेज है, उस कंपनी का ऑयल है, वो उसको आगे डोमेस्टिक रिफाइनरीज वगैरह में जो है वो सेल करेंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो इंडिया विल होल्ड द फर्स्ट राइट ऑन ऑयल यूजेज। तब आप ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी, मेरा ऑयल, मैं डोमेस्टिक रिफाइनरीज और उनको बेचूंगा। अगर इमरजेंसी आ गई तो फिर इंडिया विल होल्ड द फर्स्ट राइट। क्लियर। फिर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते क्या हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो मेंटेन करने चाहिए हर नेशन को, राइट, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से बिलोंग करता है एज पर द टर्म ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसी प्रोग्राम एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एजेंसी प्रोग्राम एग्रीमेंट में ये मेंशन है कि इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट तो आपको अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, आपके पास रिजर्व्स रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप लेफ्ट आउट हो गए। कंट्रीज को मिनिमम, मतलब इमरजेंसी रिजर्व जो है वो मिनिमम 90 डेज का रखना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो तो कम से कम आपके पास ऐसा रहना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ गई, इंपोर्ट पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट 90 डेज का जो वो स्टोरेज है वो आपके पास रहना चाहिए, राइट। तो यूएस, चाइना एंड जापान आर द लीडिंग क्रूड ऑयल कंज्यूमर्स जो है, लार्जेस्ट रिजर्व है इनके पास। फर्स्ट क्रूड ऑयल जो है वो स्टोरेज की अगर हम बात करें फेज़ 1 में विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पादुर में है। अभी यहाँ सेकंड फेज़ में और स्टोरेज क्रिएट करने की बात चल रही है, राइट। आपका चांदीखोल एंड पादुर में स्टोरेज और क्रिएट करने की बात चल रही है। ज़्यादा स्टोरेज रहेगा, वेरी ऑब्वियसली हम ज़्यादा वहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, तो ज़्यादा स्टोरेज हाउस हमारे पास होने चाहिए। इंडिया की एग्जिस्टिंग जो स्ट्रैटेजिक स्टोरेज है वो 5.33 मिलियन टन्स है, राइट, जो सिर्फ कितने दिन की डिमांड पूरी करता है, 9.5 दिन की डिमांड पूरी करता है। अगर हम अपनी कंट्री में डिमांड देखें तो 9.5 दिन में वो खत्म हो जाएगा जितनी अभी हमारे पास स्टोरेज है। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है कि हम स्टोरेज बढ़ा के चलें। आपने देखा कितनी स्टोरेज की बात वो कर रहा था, 90 डेज का रहना चाहिए आपके पास इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट अभी जो हमारे पास है वो ओनली 9.5 डेज का है। ये क्यों किया जा रहा है, क्यों स्टोरेज होनी चाहिए, ताकि आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन कर सको, राइट, कि आपके रिजर्व ऑयल हो ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसे यूज़ कर सको। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो कि ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट की ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड उसको ओन करता है। क्लियर। तो ये एक स्पेशल जो है वो व्हीकल है, कॉर्पोरेट एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल है गवर्नमेंट का, जो कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बिल्डअप करने का, उनको ऑपरेट करने का, मैनेज करने का काम करता है। अब समझ में आ गया होगा। पादुर सेकंड में बात चल रही है 90 डेज का कम से कम एज पर IEA एग्रीमेंट जो है आपका जो एनर्जी एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे आपके पास कम से कम 90 दिन का इमरजेंसी रिजर्व होना चाहिए। बट एट प्रेजेंट में बात करूँ कि इंडिया के पास है, नहीं है। चाइना, जापान ये सब लीडिंग कंज्यूमर है, इंडिया अभी उतना लीडिंग कंज्यूमर नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है। जितने आपके पास रिजर्व जो आपके पास अभी ऑयल स्टोरेज हैं जो आपने क्रिएट कर रखे हैं करेंटली, उसमें आप सिर्फ इतना स्टोर कर पाते हो कि आपकी कंट्री की जो डिमांड है, जो हमारी कंट्री के लोगों की डिमांड है, वो हम 9.5 डेज की डिमांड ही फुलफिल कर सकते हैं। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 3 टॉपिक हमने देख लिया, आई होप आपको समझ में आए होंगे तीनों टॉपिक। डिटेल में हाइड्रोजन वगैरह भी देखा, इसलिए थोड़ा सा लेंथी भी हो गया है। फिर हमें IREDA के बारे में देखना है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, कि उसको नवरत्न स्टेटस मिला है। तो नवरत्न स्टेटस क्या होते हैं ये एक बार हम लोग देख लेंगे। उसके बाद 8 में ही नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है सोलर पावर की। व्हाट एग्जैक्टली सोलर पावर, देखिए डेटा ज़्यादा है, मैं जल्दी से टॉपिक को रीड ही करूंगी, कुछ बेसिक चीजें समझा के, क्योंकि डेटा तो 2-3 बार पढ़ के आपको खुद से थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद सोलर पावर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है हम देखेंगे। मिनरल रिसाइकलिंग का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे हम ये देखेंगे ये क्या होता है, एंड वाई इट इज इन न्यूज़। क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं इंडिया में। देन सर्कुलर इकोनॉमी देखेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। लीनियर एंड सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर देखेंगे तो लीनियर भी साथ में देख लेंगे। फिर ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये दिस इज द टॉपिक अंडर द एनर्जी सेक्टर। इंडिया का फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज कौन सा है, मॉडल सोलर विलेज अंडर PM सूर्यघर, ये कंसेप्ट देखेंगे। और उसके बाद जो है हमारा PM
G1 योजना यहाँ पे है हमारे पास। तो उसके बाद 8th हेड कवर होगा 2 वीडियो में। हम 8th हेड को अगली 2 वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस 8th टॉपिक को खत्म कर लें, एंड देन विल बी डन विद, थोड़ा से टॉपिक और रह जाएंगे, एक ही हेड रह जाएगा। उसके बाद विल डन विद दिस करंट अफेयर मैगजीन एंड विल फोकस टोटली ऑन योर प्रीलिम्स वाला Q&A बैंक ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। क्लियर? हम फिर MCQ पे कंप्लीटली फोकस करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक्स।